Hello student, in this video we will discuss about the Colorow's law. Colorow's law ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो है बताया गया है इसमें कि मोलर कंडक्टिविटी में किसी आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू दी हम कोलरॉस लॉ देखें, जब सॉल्यूशन पूरी तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो जाता है, कंप्लीटली मतलब जो है जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें डिसोसिएट होते हैं, तब हर एक आयन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी is independent, means each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity without, मतलब ये इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है या इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा कैटायन किस एनायन से जुड़ा है या कौन सा एनायन किस कैटायन से जुड़ा है। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अदर आयन विथ विच इट एसोसिएटेड, जिसके साथ यह जुड़ा हुआ है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पैटर्न को जो है फाइंड किया। उन्होंने डिफरेंट तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सभी जो जिनमें या तो कैटायन कॉमन है, मतलब दो दो यदि उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट लिए तो उन दो में से एक कैटायन या तो कॉमन होगा या फिर एनायन कॉमन होगा, और उनके बीच का उन्होंने डिफरेंस फाइंड किया। और डिफरेंस फाइंड करने पर उन्होंने देखा कि डिफरेंस जिनमें कॉमन कैटायन या कॉमन एनायन है सेम पाया जाता है। तब उन्होंने इस तरह से फाइंड किया कि इसका मतलब ये हुआ कि हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन अपना अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर देखें जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पर कॉमन है, तो क्लोरीन क्लोरीन का मोलर कंडक्टिविटी एक दूसरे से कैंसिल होगा यदि हम उसका डिफरेंस निकालें। तो KCl का टोटल मोलर कंडक्टिविटी है यहाँ पर 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, NaCl का 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आएगा 23.4। ये 23.4 डिफरेंस किसका होगा? इट इज द डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, बिकॉज क्लोरीन क्लोरीन मोलर कंडक्टिविटी कैंसल्ड बाई ईच अदर, ये एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो गए हैं, तो सिर्फ यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम। अब हमने तो यहाँ तो क्लोरीन था तो पोटेशियम और सोडियम का डिफरेंस 23.4 आया। अब हमने उसी पोटेशियम और सोडियम के ही दूसरे कंपाउंड लिए, जैसे यहाँ पर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट नाइट्रेट की यहाँ मोलर कंडक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी, तो पोटेशियम और सोडियम की जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस होगा यहाँ पर भी सेम आएगा। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 4 1 3 और 2 23.4। तो दोनों जगह पर यदि आप देखें दोनों जगह पर डिफरेंसेस सेम हैं। इसका मतलब है कि जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन और नाइट्रेट आयन। ना तो इधर क्लोरीन से डिपेंड कर रही है और ना ही उधर नाइट्रेट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह सोडियम का यहाँ ना तो क्लोरीन से रिलेटेड है ना ही नाइट्रेट, अदरवाइज दोनों की मोलर कंडक्टिविटी दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस सेम मिल रहा है। मीन्स कंट्रीब्यूशन यदि देखा जाए तो पोटेशियम का अपना अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा। उधर में देखें तो पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन अपना अलग होगा, नाइट्रेट का कंट्रीब्यूशन अलग होगा। तो हर एक आयन का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, मतलब डेफिनेट होता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम वो किसके साथ कंपाउंड बनाया हुआ है, किस एनायन के साथ कंपाउंड बनाया है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। सेम यहाँ पर भी है, जैसे KCl और KNO3, पोटेशियम पोटेशियम कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस यहाँ क्लोरीन और नाइट्रेट का जो उन्होंने फाइंड किया 4.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये डिफरेंस अब दूसरे यदि कंपाउंड में ले, जैसे सोडियम सोडियम है, तो भी यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो किसका होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट। सोडियम सोडियम कैंसिल हो जाएंगे, तब भी यहाँ पर डिफरेंस 4.9 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि पोटेशियम जो क्लोरीन और नाइट्रेट की जो मोलर कंडक्टिविटी है ना तो पोटेशियम पर डिपेंड कर रही है
और ना ही सोडियम पर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन अपना स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो कोलरास्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो according to this law means according to Kohlrausch law of independent migration of ions states that at infinite dilution when the dissociation is complete, infinite dilution पर dissociation पूरी तरह से complete हो जाता है, dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated। मतलब किसी कैटायन या एनायन की मोलर कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वह दूसरा आयन वह किसके साथ जुड़ा हुआ है, वह किस आयन के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन किया था या इलेक्ट्रोलाइट बनाया या कंपाउंड बनाया था, इस बात पर कोई डिपेंड नहीं है। हर एक आयन का अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज द कोलरास्ट लॉ। अब हम यदि यहाँ पर मान लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी किसी कंपाउंड का फाइंड करेंगे तो उसमें जितने भी आयंस का फॉर्मेशन होगा उन सभी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा इट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट गिवन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। हम सभी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट जो भी दिया गया है इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हर एक आयंस के मोलर कंडक्टिविटी का यदि हम सम फाइंड कर लेंगे तो निकल आएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यदि हम इनफाइनाइट डायल्यूशन पर यदि कोई फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू, जैसे ये है V पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ कैटाइन एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच कैटाइन। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ कैटाइन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1000 कोई भी हो सकती है संख्या, एंड मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच कैटाइन प्लस इसी तरह से V नेगेटिव मीन्स नंबर ऑफ एनाइन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच एनाइन। तो इस तरह से टोटल हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे V पॉजिटिव ये हो जाएगा नंबर ऑफ कैटाइंस कितने हैं, V नेगेटिव नंबर ऑफ एनाइंस, लैम्डा पॉजिटिव नॉट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ कैटाइन, एक कैटाइन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और लैम्डा नेगेटिव का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो इस तरह से हम इसका मोलर कंडक्टेंस या मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और भी जैसे एग्जाम्पल आगे हैं फॉर उसी फॉर्मूले पर यदि हम इनकी वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का फाइंड करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में 1 कैटाइन एंड 1 एनाइन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर 1 1 रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब यदि 1 मोल NaCl होगा तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे सोडियम आयन एंड 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे क्लोराइड आयन। तो इस तरह से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। MgCl2 है तो यहाँ हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन है 2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। 2 से यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यदि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है तो इससे 1 कैटाइन बनेगा एंड 2 एनाइन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन लेना है। इसी तरह से यहाँ पर यदि देखा जाए
ऑफ सल्फेट आयन। तो इस तरह से हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को कैलकुलेट करके कितने हैं उसमें, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच एनायन। तो इस तरह से ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स 298 केल्विन पर मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है पर्टिकुलर आयन की, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। एट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलते हैं। अब इसके कोलरॉस लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं, इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। We already know that the weak electrolytes are partially dissociated in the solution, and for their complete dilution the solution would be mixed at infinite dilution। हमें सॉल्यूशन को यदि कम्प्लीटली या वीक इलेक्ट्रोलाइट को कम्प्लीटली डिसोसिएट करना है तो इसको पूरी तरह से इनफाइनाइट डायल्यूशन तक करना होगा। और इनफाइनाइट डायल्यूशन ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब है कि जहां पर कंसंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर हो जाए, और जीरो यदि हमने किसी लिक्विड में या किसी सॉल्वेंट में कोई भी यदि सॉल्यूट का मिक्स किया हुआ है तो कंसंट्रेशन टेंड टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, ये लगभग पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स इसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट यूज हो जाएगा, कई मतलब जो है मिलियन ट्रिलियन लीटर जो है सॉल्वेंट का यूज करना पड़ेगा जब उसका कंसंट्रेशन जीरो होगा। तो इस तरह से देखा जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना करके या कोई जो दूसरा मेथड है जिस तरह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। और कंप्लीट डिसोसिएशन तभी होता है जब वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट डायल्यूशन पर पहुँच जाए। तो इसके लिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन से कोलरॉस लॉ को फॉलो करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी इजीली कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये है वीक एसिड, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन, ये अपने आयनिक फॉर्म में यदि जब ब्रेक होगा तो एसिटेट आयन, और प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हमें चाहिए एसिटेट आयन, नंबर ऑफ एसिटेट आयन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब यदि हमने यहाँ पर 10 ग्राम लिया और सॉल्यूशन मान लीजिए बनाया 2 लीटर सॉल्यूशन, 10 ग्राम को 2 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये 2 लीटर वाटर में हो सकता है कि 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम इस तरह से डिसोसिएट हो, बाकी आयंस डिसोसिएट ना हो पाए, बाकी मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेंगे। तो इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम सभी आयंस नंबर ऑफ आयंस जब काउंट नहीं होंगे तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कोलरॉस लॉ से रिलेटेड जो है कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ कंसीडर कर लेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इस इक्वेशन को दे सकते हैं। कंसीडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ऑल आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं की हेल्प से हम इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, इसमें यदि हम प्लस कर दें HCl को, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl
और माइनस कर दें NaCl को तो सोडियम भी गायब हो जाएगा और क्लोरीन भी हट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इसी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये माइनस है, इसको माइनस कर देंगे, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर जो भी आयन कॉमन है, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ भी प्लस का सोडियम है, यहाँ माइनस का है, तो इसको ये कैंसिल कर देंगे। ये प्लस का क्लोराइड आयन है, यहाँ माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये दोनों इसके जैसे हैं, एसीटेट प्लस हाइड्रोजन, मतलब एसीटेट, बाकी तो सभी कैंसिल हो गया, ये जो भी आएगा ये इक्वल हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फाइंड कर सकते हैं। तो और दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, और दूसरे कोई हेवी इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भी हो सकते हैं। ये तो एक सिंपल मतलब एग्जाम्पल था, आगे अदर इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग है उनकी हेल्प से भी आप किसी के भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब कंप्लीटली कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाता है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स 1 हो गया, मीन्स वो 100% डिसोसिएटेड हो जाता है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 करना है तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर करना होगा। मीन्स हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लार्जर इज द मोलर कंडक्टेंस। Its molar conductance is directly proportional to the degree of dissociation, and as the degree of dissociation increases, number of ions increases, क्योंकि number of ion बढ़ने से molar conductivity बढ़ेगी। तो molar conductivity बढ़ाने के लिए जरूरी है कि degree of dissociation, अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए भी यदि at infinite dilution देखा जाए, at infinite dilution where the dissociation is 100% completed, जहाँ पर डिसोसिएशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के इक्वल हो जाती है। इस जगह पर यदि हम मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बराबर होगी वेयर कंसंट्रेशन टेंड टू 0, जहाँ कंसंट्रेशन लगभग 0 के बराबर होने वाला होगा। तो मोलर कंडक्टेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 2 तरीके से। तो इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्मूले पर रख करके कैलकुलेट किया जा सकता है। ये है मोलर कंडक्टेंस और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए है। जो लैम्डा सी है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर फाइंड किया जा सकता है। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी m0 है, डेल्टा m लैम्डा m0 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। इसी से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये भी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ ये कोलरॉस लॉ जो है, कोलरॉस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाते हैं
वो जनरली इन सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टिविटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन सभी को जो है फाइंड करने में हेल्प करता है। यदि हम जैसे ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है, मीन्स इस मॉलिक्यूल में एक कैटायन और एक एनायन हो, तो जब इसको हम वाटर में डिसोशिएट करेंगे, वाटर के साथ यदि इसको मिक्स करेंगे H2O, then it form A positive, B negative। इनिशियल यदि हम कंसंट्रेशन देखें इसका, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें C इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। देन जब कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ है तो कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन होगा 0। एट टी टाइम, टी समय के बाद मान लीजिए कि यहाँ से C अल्फा पार्ट डिसोशिएट हो गया है, या इक्विलिब्रियम पर जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ समय तक ये डिसोसिएट होगा, फिर आगे डिसोसिएशन बंद हो जाएगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन में चलता रहेगा, इधर डिसोसिएट होंगे और इधर पर एसोसिएट होते जाएंगे। तो C माइनस C अल्फा बचेगा। एक मॉलिक्यूल से एक कैटायन और एक एनायन, तो एक C अल्फा से एक C अल्फा कैटायन बनेंगे और एक C अल्फा एनायन बनेंगे। इस तरह से हम इसको यदि K का वैल्यू फाइंड करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव B नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। H2O के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लेंगे बिकॉज इट टेक्स इन एक्सेस क्वांटिटी में लिया हुआ है। अब A पॉजिटिव B नेगेटिव की इक्विलिब्रियम पर यदि हम वैल्यू रख दें तो ये है C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन यहाँ पर बचा है C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा। इसको आगे थोड़ा सा और ले लेंगे, K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। C यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से यहाँ पर हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल कर दीजिए, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसी फॉर्मूले पर आगे आप जैसे अल्फा पिछले एप्लीकेशन में आपने फाइंड कर लिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पर रख लेंगे तो हमें मिल जाएगा K का वैल्यू। तो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस अल्फा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और ये। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले पर रख करके इनको कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी C, ये इधर C लिख देता हूँ स्क्वायर अपॉन ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है, स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले पर रखने से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट K ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें इसके लिए अल्फा और ये AB टाइप, यदि मान लीजिए AB2 टाइप यदि मॉलिक्यूल आ जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा ये चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोसलाइज, द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट मीन्स वे सॉल्ट हैं जिनकी वाटर में जो बहुत ही लिटिल अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं, मीन्स उनकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल टेम्परेचर पर देखा जाए, नॉर्मल कंसंट्रेशन यदि है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम पाई जाती है, स्मॉल एक्सटेंट तक ही ये डिजॉल्व होते हैं। इस तरह में जैसे AgCl, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये सभी स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो देखिए स्पैरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, PbSO4, बेरियम सल्फेट ETC,
दे डिजॉल्व टू ए वेरी लिटिल एक्सटेंट इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट को यदि हम ये मान के चले कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, क्योंकि ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में ही डिजॉल्व हो पाते हैं, तो जैसे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स एट सैचुरेशन पॉइंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन के रूप में हम यहाँ पर मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, और मोलैरिटी से फाइंड करने के बाद हम इसका, यदि हम कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर पाते हैं तो मोलैरिटी फाइंड कर पाएंगे, और मोलैरिटी यदि मालूम है तो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला जैसे होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000। ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, और इसी मोलैरिटी की जगह पर हमें रख देना है सॉल्युबिलिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी। तो मोलैरिटी जो है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेना है इन सैचुरेशन सॉल्यूशन। सैचुरेशन सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू द मोलैरिटी एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी, दोनों यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर यदि सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S इज इक्वल टू हो जाएगा ये K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट के मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं या सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यदि सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके लिए भी वही है जैसे AgCl के लिए है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट सैचुरेशन। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं यदि हमको मालूम है, अदरवाइज ये भी वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम इनके मोलर कंडक्टिविटी को पहले फाइंड करेंगे, तब फिर वो मोलर कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले पर रख देंगे, तो यहाँ और कंडक्टिविटी रख देंगे, तब सॉल्युबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। तो ये कोलरॉस लॉ है। कोलरॉस लॉ जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यहाँ पर इसको हम आसानी से उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।